नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को सबसे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात, बिहार में एनडीए की एकजुटता को समझिए। पीके की रैली में खाली कुर्सियों वाली खबर आपको समझाएंगे। समझिए शराबबंदी से बिहार में क्या कुछ बदला है और सपा सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन के वजह आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाली पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पटना में एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही एनडीए के सभी घटक दल के नेता भी शामिल हुए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर पटना के बीजेपी दफ्तर की है। लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ बीजेपी के ही बड़े नेता नहीं दिख रहे, इसमें जेडीयू के नेता भी दिख रहे हैं। चिराग की पार्टी के नेता दिख रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं हम और आरएलएम के नेता भी। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि बिहार एनडीए की बड़ी बैठक है और बैठक का मकसद है 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना। प्रिय प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है, उस पंचायत दिवस को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए इसके लेकर के चर्चा हुई और सभी लोगों ने इसको ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने का फैसला लिया। एकजुट एनडीए की ये तस्वीर संदेश है उन लोगों के लिए जो गाहे बेगाहे 2025 चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 225 सीट हम लोग देख रहे हैं ना माहौल, 225 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी तेज हो गई है। चुनावी साल में एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। साथ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी से बिहार को कई सौगात देंगे। एनडीए की बैठक में पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई गई। इसके लिए 10 जिले के विधायक और सांसद जिलों में प्रवास भी करेंगे, खुद लोगों को रैली में शामिल होने का आमंत्रण भी देंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप एनडीए के एकजुटता वाली तस्वीर को समझने के लिए आज के दौर की बिहार की राजनीति को समझिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा का रणक्षेत्र तैयार हो चुका है। मुकाबला 2 गठबंधन के बीच में है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ है महागठबंधन। एनडीए का मतलब जिसमें बीजेपी है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है, जितन राम मांझी की पार्टी हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। वहीं दूसरी ओर है महागठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां। हालांकि मुकेश सहनी का अभी कोई ठीक नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी की ओर से कई तरह के बयान आते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला जो है महागठबंधन वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा। यानी 2025 को लेकर एनडीए का कुनबा तैयार हो चुका है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी, जितन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। तो एक तरफ एनडीए के नेता साथ साथ मिलकर रैली कर रहे हैं, एनडीए नेताओं की एक साथ मीटिंग हो रही है, जबकि महागठबंधन की अभी कोई मीटिंग हुई ही नहीं है। यही नहीं, बिहार में एनडीए को मजबूत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर के बाद चौथी बार बिहार आ रहे हैं। 13 नवंबर 2024 को दरभंगा आए थे, जब दरभंगा एम्स के साथ बिहार को ढेर सारी सौगात दी गई। 15 नवंबर 2024 को जमुई आए,
उसके बाद 24 फरवरी 2025 को भागलपुर आए थे और अब 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं और उसको लेकर तैयारी जारी है। दरभंगा से 12,100 करोड़ की सौगात दी गई। जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती पर आए तो बिहार को भी सौगात दी। भागलपुर की धरती से 6,640 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और अब जब 24 अप्रैल को भी पीएम मोदी आने वाले हैं बिहार, तो बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, पीएम मोदी के दौरे से एनडीए को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक बार फिर से मंच पर दिखाई देंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पहले भी बिहार में अपना दम दिखा चुकी है और यही वजह है कि इस रैली को लेकर भी बड़ी बैठक की जा रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर जाम ना हटाने और जाम की वजह से लोगों के रैली में ना पहुंचने की बात कही थी। शनिवार को पटना के डीएम ने वीडियो सबूत के जरिए प्रशांत किशोर को जवाब दिया है कि कहीं कोई जाम थी ही नहीं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर है शुक्रवार शाम की, जब जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बेहद आक्रामक तरीके से आरोप लगा रहे थे कि जाम की वजह से उनके 2 लाख समर्थक रैली में नहीं पहुंच पाए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि जाम को हटाने के लिए पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जवाब है पटना जिला प्रशासन का। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने वीडियो जारी कर प्रशांत किशोर के आरोपों को खारिज किया है। जेपी गंगा पथ 11 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:30 बजे, बिल्कुल क्लियर है, दीघा के पास जेपी सेतु में गाड़ियां चल रही हैं। जेपी सेतु की स्थिति है, गाड़ियां बहुत ही स्मूथ चल रही हैं। जिस बदलाव रैली के सहारे प्रशांत किशोर शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, जिस रैली के जरिए प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करने वाले थे, उस रैली की खाली कुर्सियों ने विरोधियों को प्रशांत किशोर पर सवालों की बौछार करने का मौका दे दिया है। आखिरकार पीके ने मंच पर पहुंचते ही सारा दोष प्रशासन के सिर मढ़ दिया और कहा कि करीब 2 लाख लोगों को पटना से बाहर रोक दिया गया है। लेकिन पटना के डीएम ने वीडियो जारी कर प्रशांत किशोर के इस दावे की हवा निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। पहले बिहार की सियासत को समझना जरूरी है, तो आइए समझते हैं। बिहार की राजनीति फिलहाल 2 धड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें आपको पता है एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। अब प्रशांत किशोर इसमें तीसरा धड़ा यानी कि एक विकल्प के तौर पर बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की मंशा है कि वो 2 गठबंधन वाली राजनीति को भेद कर अंदर पहुंचे। मतलब ये कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। जेडीयू ज्वाइन करके राजनीति में आने का उनका जो प्लान था वो सफल नहीं हुआ। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को काफी तामझाम के साथ अपनी पार्टी का गठन किया, जिसका नाम जन सुराज प्रशांत किशोर ने रखा है। पार्टी बनाते ही प्रशांत किशोर ने 2024 में हुए बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी भी सीट पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली। यूं कह सकते हैं कि उतनी बड़ी सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2024 की जो पहली परीक्षा थी उसमें प्रशांत किशोर फेल हो चुके हैं, जैसा कि उनके विरोधी बार बार कहते हैं। अब प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी हाल में पास होना चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस रैली को आयोजित किया गया था।
अब आइए आपको बताते हैं प्रशांत किशोर की रैली वाली खबर। प्रशांत किशोर ने खुद को साबित करने के लिए रैली की और इस रैली में कहा गया कि 5 लाख लोग जुटेंगे, यानी कि 5 लाख लोगों की भीड़ पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलेगी। इसी रैली के जरिए तीसरा विकल्प बनने की तैयारी प्रशांत किशोर की थी, लेकिन रैली में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी। गांधी मैदान में जो कुर्सियां लगी हुई थी वो भी नहीं भर पाई। अब विरोधियों ने प्रशांत किशोर की रैली को फेल बताया और सीधा सीधा हमला प्रशांत किशोर पर किया जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने मंच पर पहुंचते ही ये आरोप लगा दिया कि उनके जो 2 लाख लोग हैं वो जाम में ही फंसे रह गए। जाम की वजह से लोग रैली में नहीं पहुंच पाए और प्रशासन ने जाम हटाने की कोशिश भी नहीं की। अब प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब पटना के डीएम ने वीडियो जारी करके दिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि लोग जाम में फंसे रहे, तो डीएम ने कहा कि कहीं जाम की स्थिति नहीं थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशासन ने जाम नहीं हटाया, लेकिन डीएम ने कहा कि ट्रैफिक बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा था और यही वजह है कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसका जवाब पटना के डीएम ने वीडियो के जरिए दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। देखिए, शराबबंदी पर एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि झूठी शराबबंदी के नाम पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल टूल बनकर रह चुकी है। अधिकारी जो है वो कमाई करने में लगे हुए हैं और तेजस्वी यादव के इसी आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने जमकर पलटवार किया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों और अत्याचार के दोषी सरकार। चुनावी साल में तेजस्वी यादव ने फिर शराबबंदी पर सियासत सुलगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा, झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार का कोई अगर टिकपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो इसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों और अत्याचार के दोषी सरकार और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। शराबबंदी पर तेजस्वी के वार के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार किया। बिहार में शराबबंदी के बारे में श्री तेजस्वी यादव जी को जानना है तो जाकर के महिलाओं से पूछे, बच्चों से पूछे, शिक्षकों से पूछे। चुनावी साल में तेजस्वी ने शराबबंदी पर फिर सवाल उठाकर एनडीए को सियासी बहस में उलझा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर समझते हैं। देखिए, 2016 में शराबबंदी बिहार में लागू की गई थी और तब से लेकर अब तक 9,66,949 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अवैध शराब के साथ गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो 6.5 लाख अवैध शराब के साथ गिरफ्तारी हुई है, जबकि कुल 4,32,837 गिरफ्तार किए गए। माफिया पर अगर कार्रवाई की बात की जाए तो देखिए 90 से अधिक जो माफिया हैं, शराब माफिया, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही 3,86,00,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त किए जा चुके हैं, जिनमें से अगर देसी शराब की बात की जाए तो 1,76,31,000 लीटर देसी शराब जब्त किए गए और 2,10,64,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए। अब इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर तेजस्वी यादव शराबबंदी का जिक्र कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव शराबबंदी को फेल बता रहे हैं
और तेजस्वी यादव का कहना है कि शराबबंदी में सिर्फ और सिर्फ जो गरीब हैं, दलित हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, जो बड़े माफिया हैं वो बच जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि शराबबंदी की वजह से पुलिस की मिलीभगत से 40,000 करोड़ का एक काला बाजार है जो खड़ा हो गया है। ऐसे ही आरोप की वजह से नीतीश सरकार ने 2 बार शराबबंदी का सर्वे कराया। अब आपको बताते हैं 2018 में शराबबंदी को लेकर जो सर्वे कराया गया उसमें IIM रांची और 2023 में चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था। यानी अब तक बिहार सरकार 2 बार शराबबंदी को लेकर सर्वे करा चुकी है। 2018 का जो सर्वे किया गया उसमें पता चला कि शराबबंदी की वजह से 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी, जबकि 2023 के सर्वे में शराब छोड़ने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 1,82,00,000 हो गया। यानी कि 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी। शराबबंदी पर हुए सर्वे में और क्या पता चला, तो देखिए 99% महिलाएं और 93% पुरुष जो हैं वो शराबबंदी के पक्ष में हैं। मतलब ये सर्वे बताते हैं कि जो 99% महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि शराबबंदी लागू ही रहे। अब शराबबंदी के फायदे भी आपको बता देते हैं। इस सर्वे के हिसाब से बताया गया जिसमें घरेलू हिंसा में काफी कमी देखने को मिली, महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी उसमें काफी कमी देखने को मिली, जो पैसे अब बच रहे हैं उससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफी सुधर गया है। 2015 में 15,000 केस दर्ज हुए, 2020 में आंकड़ा घटकर 9,000 हो गया और 2024 में घरेलू हिंसा के महज 7,500 केस दर्ज हुए हैं। यही नहीं, नशे में मारपीट और दुर्घटना में भी काफी कमी आई है। 2015 में 12,000 केस दर्ज हुए थे, 2021 में घटकर ये 3,000 हो गया, जबकि 2024 का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। यानी कि शराबबंदी से फायदा भी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर तेजस्वी यादव जरूर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आगरा में करणी सेना का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन रैली में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। ये लोग समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसका विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के विरोध में करणी सेना का उग्र प्रदर्शन हुआ। राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन रैली में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। ये लोग समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं। हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन की वजह से कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिली। एहतियातन रामजी लाल सुमन के घर का रास्ता पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। घर के बाहर बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस ने क्रेन लगा दी है। रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करणी सेना कोई सेना नहीं है, बल्कि बीजेपी की सेना है। अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में आज करणी सेना ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। उधर राणा सांगा विवाद पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि रामजी लाल सुमन के बयान से राष्ट्रवादियों की भावना आहत हुई है। रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। और आइए अब खबर समझाते हैं। देखिए, रामजी लाल सुमन सपा के सांसद हैं और रामजी लाल सुमन संसद में विवादित बयान देते नजर आए थे। राणा सांगा को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। रामजी लाल सुमन ने
राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। अब करणी सेना के जो लोग हैं वो रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं। जिस राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, अब आपको उनके बारे में बताते हैं। देखिए, राणा सांगा 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे हैं। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है, जिनका नाम राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में दर्ज है। राणा सांगा के वीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा में युद्ध हुआ था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका था। बयाना के मैदान में बाबर को हराया था। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को बार बार राणा सांगा ने हराया और गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी उन्होंने हराया था। बाबरनामा के हवाले से इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है, इतिहासकारों का जो दूसरा वर्ग है इस दावे को खारिज करता है। इब्राहिम लोदी को बार बार हराने वाले राणा सांगा बाबर को क्यों बुलाएंगे? देखिए ये सवाल। और राणा सांगा को भारत में आखिर किसने बुलाया? तो कुछ इतिहासकारों का यह दावा है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बुलाया। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में पंजाब के राज्यपाल थे। इब्राहिम लोधी के अहंकार से नाराज था दौलत खान। हालांकि इस मसले को लेकर फिलहाल जो करणी सेना के लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और माफी की मांग की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।